हेलो फ्रेंड्स, केमिट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, काइनेटिक्स ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, इसको हम लिंडेमान मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एक्चुअली लिंडेमान ने आपको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला कि एक रिएक्शन था जिसमें ए जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये तो मज़े वाली बात हो गई, कोई बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराए बिना या रिएक्ट किए बिना एक दूसरा आपका क्या बना लिया, वो प्रोडक्ट बना लिया। तो ये उन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। जनरली ये जो है गैसियस रिएक्शंस में होती हैं, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल में ये रिएक्शंस पाया जाता है। अब इसको बोल भी दिया जाता है आपका काइनेटिक्स ऑफ यूनिमॉलिकुलर गैसियस रिएक्शन। इन्होंने इसके लिए आपका दो टाइप का मैकेनिज्म क्या किया, डिराइव किया। ये एक्चुअली था एक ही, लेकिन दो तरीके से इसको डिराइव किया गया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, ए और ए जो है ए स्टार प्लस ए में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दिया और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन बोल दिया, ठीक है। अब एक्चुअली सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या प्रपोज किया कि ए स्टार जो होता है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या बोल दिया कि इन्होंने ए की जगह में कोई इनर्ट गैस एम बोल दिया, ये ए प्लस एम आपका ए प्लस एम में कन्वर्ट हो रहा है। फर्दर ये एनर्जाइज्ड ए मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए इसका रेट कांस्टेंट लिख देते हैं, K2, K1, K इनवर्स 1 और ये K2। यहाँ पर ये जो M है इसको कोई इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए स्टार क्या है, तो ए स्टार को इसको बोला जाता है एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब सपोज कई बार क्या होता है, हम खुद क्या हो जाते हैं, अपने आप से इंस्पायर हो जाते हैं और अपने आप से इंस्पायर होके कुछ टाइम के लिए एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि अब तो मैं ये कर लूँगा, इस बार तो मैं नेट क्रैक कर ही लूँगा, इस बार तो मैं JRF में ये रैंक लाऊँगा, ठीक है। तो सेल्फ हम क्या हो रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये खुद ही तो है ए और ए, तो हम खुद से क्या हो रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं और ए स्टार बना रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आप बहुत जल्दी डी एनर्जाइज्ड भी हो जाते हो कुछ टाइम के लिए। तो फिर आप इतने एनर्जाइज रहते हो कि जैसे कल ही आप क्या कर लेंगे, JRF क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप दूसरे दिन सभी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर से वही पुराने अपने स्टेज में आ जाते हैं। तो ये आपका एनर्जाइज्ड स्टेप, खुद से इंस्पायर हो गए, ठीक है। फिर आप डी एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से इंस्पायर होकर के या एनर्जाइज्ड होकर के आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स बोल दिया जाता है कि वो आपका JRF क्वालिफाई हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेप को डीकम्पोजिशन ऑफ एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल और आइसोमेराइजेशन ऑफ एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको आपका एनर्जाइज्ड स्टेप बोलते हैं, एनर्जाइजेशन होता है, फिर डी एनर्जाइज्ड हो जाता है, रिवर्स स्टेप। फिर आपका थर्ड स्टेप को बोला जाता है, सॉरी सेकंड स्टेप को बोला जाता है आपका, ये होता है डीकम्पोज होना या फिर आइसोमेराइज होना। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप ये बोल सकते हैं कि हम किसी चीज़ को देख करके प्रॉपर्ली उनसे रिफ्लेक्ट होकर के एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन क्या हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। या फिर आप दूसरा स्टेप क्या करते हो, बैकवर्ड जिसको बोल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर डी एनर्जाइज हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स
JRF या जो भी वो सोचे रहते हैं, दैट मीन्स इंस्पायर होकर एनर्जाइज्ड होकर के जो भी सोचे रहते हैं उसको आप वो क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पर लिंडेमान ने बोला कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स से टकरा करके खुद के एनर्जाइज हो जाते हैं। तो कैसे एनर्जाइज होते हैं, तो वहाँ पर बोला जाता है कि कुछ इनर्ट गैस होते हैं वो अपने जो काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशन एनर्जी के फॉर्म में दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल जो होता है अपने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कौन सा एनर्जी होता है और किस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर है। अब हम एक्चुअली जनरली इसमें हमको क्या डिस्कस करना है, तो जनरली हमको यहाँ पर इसका काइनेटिक्स दैट मीन रेट लॉ आपको क्या करना है, डिराइव करना है। चलिए अपन चलते हैं। तो आपको पता होगा रेट लॉ में क्या होता है, एक RDS स्टेप होता है। यहाँ पर आपको पहले ही मैं बता दिया था कैसे RDS स्टेप पहचानते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका क्या होगा, RDS होगा। तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू K2A स्टार। अब K2A स्टार दैट मीन्स A स्टार इज द इंटरमीडिएट, देन वी हैव टू रिमूव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये आपका इसको आप रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे से लगाएंगे। ऐसे से क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ कहाँ पर बन रहा है ये, तो ये हो रहा है आपका K1 A का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका K1 इनवर्स 1 A स्टार A प्लस, और कहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, सेकेंड स्टेप K2 A स्टार। क्लियर है। A स्टार आपको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A स्टार इज इक्वल टू K1 A का स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका K इनवर्स 1 A प्लस K2। अब ये क्या करेंगे आप, ये जो A स्टार निकला है इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका रेट इक्वेशन क्या निकल गया, तो रेट इक्वेशन आपका आता है रेट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले से K1 K2 है तो इसका K1 और ये K2, ये क्या निकल गया, ये हो गया आपका A स्क्वायर बटे में आपका हो जाता है K इनवर्स 1 A प्लस K2। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद इन मिनट आप क्या कर सकते हैं, रेट लॉ को इस मैकेनिज्म के लिए डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपका, यहाँ जो आपका A स्क्वायर आया है वहाँ पर आपका एक M दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, रेट लॉ डिराइव कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसको इसलिए डिस्कस किया हूँ क्योंकि आपके अच्छे अच्छे बुक में यहाँ पर इस फॉर्म में मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका रेट लॉ, किसके लिए, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए। आपको पता होगा कि इन द फॉर्म ऑफ दिस रेट लॉ वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ दैट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन बोला जाता है कि जनरली सभी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आपका रेट निकल गया, ध्यान दीजिए भाई, तो रेट निकल गया K1 K2 A का स्क्वायर K इनवर्स 1 A प्लस K2। ठीक है, यहाँ पर A जो है किसी गैस का कंसंट्रेशन है, तो आपको पता होगा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम गैस के कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका K1 K2 PA का स्क्वायर बटे में आपका K इनवर्स 1 PA प्लस K2। ये हो गया आपका क्या, रेट लॉ। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर रेट कांस्टेंट होता है जिसे हम K यूनि से डिनोट करते हैं और इसको हम K1 भी लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है आपका K1 K2 PA बटे में आपका क्या होता है, K इनवर्स 1 PA प्लस K2। क्लियर है भाई।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये रेट लॉ में Pa² होता है, लेकिन रेट यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट के यूनि में सिर्फ एक Pa होता है, बस इतना का डिफरेंस है। दैट मीन्स मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, तो रेट इज इक्वल टू इतने का वैल्यू तो के यूनि है, तो इसको मैं K1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और बच क्या जाता है, एक Pa, तो ये हो जाएगा आपका रेट और यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट में रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल रेट लॉ और आपका यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब हमको क्या करना है, डिफरेंट कंडीशंस में इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि कब हम कंसंट्रेशन ऑफ गैस कम करेंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा। क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस रेट लॉ से तो हम इस मैकेनिज्म के लिए आपका ऑर्डर नहीं बता सकते या इस रिएक्शंस का ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट कंडीशन को अप्लाई करके हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको रेट बराबर क्या हम आइडेंटिफाई किए, तो रेट बराबर है आपका K1 K2 Pa का स्क्वायर बटे में आपका K इनवर्स 1 Pa प्लस K2। ये लीजिए, यही आया है बिल्कुल। अब अपन क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन पर देख लेते हैं और हाई कंसंट्रेशन पर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, एट लो कंसंट्रेशन लिमिट, और इधर अपन देख लेते हैं एट हाई कंसंट्रेशन लिमिट। तो हाई कंसंट्रेशन लिमिट और लो कंसंट्रेशन लिमिट बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब लो कंसंट्रेशन लिमिट होगा दैट मीन्स Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज लोअर, दैट मीन्स मैं उसको नीचे जो आपका K1 Pa है उसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि K इनवर्स 1 Pa लो कंसंट्रेशन यूनिट पर इज लेजर देन K2, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सर रिप्लेस बोलता हूँ, यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर आपका K2 हो जाएगा, K2 कैंसल, तो आपका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K1 Pa का स्क्वायर। तो इस कंडीशन से आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Pa, और Pa को या कई बार क्या पूछ लिया जाता है, A के रेस्पेक्ट में, तो वो एक ही है। हम एक्चुअली जानते हैं गैस को आपका पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हो जाएगा Pa। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर K इनवर्स 1 Pa का वैल्यू जो है ग्रेटर देन K2, तो आपका K2 एलिमिनेट हो जाएगा, और K2 एलिमिनेट होगा तो यहाँ पर K इनवर्स 1 Pa, तो Pa से Pa कैंसिल, तो इस कंडीशन पर रेट आपका क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू K1 और K2 Pa बटे में आपका क्या हो जाएगा, K इनवर्स 1। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है Pa का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा Pa से Pa कैंसिल, तो आपका बच के क्या आएगा K1 अपॉन K इनवर्स 1 K2 Pa, ये हो जाएगा आपका इस कंडीशन के लिए रेट लॉ। तो आप क्या बोल देंगे, तो यहाँ पर बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Pa, या इसी को क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A। क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम रेट कांस्टेंट जो निकाले थे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से, यूनिमोलिकुलर रेट कांस्टेंट, उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस में उसका क्या वैल्यू आता है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए, आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं अपन, अब हम K यूनि चेक करते हैं। अभी रेट देख रहे थे, अब हम क्या चेक करते हैं, K यूनि बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर ना होकर के K1 K2 Pa K इनवर्स 1 Pa प्लस K2, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से कंडीशन लगाएंगे भाई, क्या कंडीशन लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको 8 लो कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे अपन 8 हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पर चेक करेंगे जब K1 Pa इज K इनवर्स 1 Pa इज इक्वल टू होगा K2। क्लियर है, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, 8 लो कंसंट्रेशन
आपको पता होगा K इनवर्स 1 PA इज़ लेज़र देन K2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K2 टर्म आपका बच जाएगा, ये एलिमिनेट, K2 से कैंसिल, आपका K यूनी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, K1 PA। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA। क्लियर है। हाई कंसंट्रेशन पर क्या बोलेंगे, तो ये K1 PA इज ग्रेटर देन K2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, तो इस कंडीशन के लिए आपका रेट लॉ क्या हो जाएगा, PA से PA कैंसिल, देखिए K2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा, PA से PA कैंसिल, आपका K यूनी क्या हो जाएगा, तो K यूनी हो जाएगा K1 K2 अपॉन K इनवर्स 1 इज इक्वल टू, इसी को ही बोलते हैं K1 इनफाइनाइट। क्लियर है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये है आपका ज़ीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों टर्म का वैल्यू जो सेम हो जाए, तो यहाँ पर मैं 2K इनवर्स 1 PA लिख सकता हूँ, और 2K इनवर्स 1 PA मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, PA से P कैंसिल। क्लियर है भाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K यूनी इज इक्वल टू K1 K2 PA बटे में आपका हो जाएगा K इनवर्स 1 PA। इसको हम K2 के जगह में भी यही वैल्यू रख सकते हैं, K इनवर्स 1 PA। तो ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़ दोगे तो 2K इनवर्स 1 PA, PA से PA कैंसिल, दैट मीन्स ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, K1 K2 अपॉन 2K इनवर्स 1 वैल्यू। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बताइए यहाँ पर K1 K2 अपॉन K इनवर्स 1, इसको क्या बोलते हैं हम, K इनफाइनाइट 1। तो ये हो जाएगा K इनफाइनाइट 1 बटे में क्या होगा, 2। ये आपका इस तरह से कंडीशन होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपका, ये लीजिए। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं तो ये कैसे दिखेगा, तो आपको पता है कि ये जो है ऐसे ही बनेगा। सेम ग्राफ आपको मैं प्लॉट किया था माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म के लिए, जब मैं माइकलिस मेंटन रेट इक्वेशन जो निकलता है, रेट लॉ जो निकलता है, उसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन आया था सेम एज इट इज़ यही था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम रेट मैक्स अपॉन 2 था, यहाँ सॉरी मतलब आर मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम रेट अपॉन 2 था। यहाँ पर K इनफाइनाइट 1 जिसको बोल रहा हूँ वहाँ पर मैं आर मैक्स बोला था, जिसका वैल्यू क्या था, K2 E0। क्लियर है। यहाँ भी आपका फर्स्ट ऑर्डर था विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ K यूनी वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन पे तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ये जो आपका जोन है ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA। तो ये शो कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर को। क्लियर है। लेकिन इधर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका क्या हो गया है, रेट जो है कांस्टेंट हो, रेट कांस्टेंट जो है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर उसके लिए लिखेंगे, जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू PA। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर मतलब सेकेंड कंडीशन को शो कर रहा है। तो इस कंडीशन पर जो रेट कांस्टेंट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, K इनफाइनाइट 1। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है आपका, K इनफाइनाइट 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जब इन दोनों का वैल्यू जो है सेम होगा, दैट मीन्स ये बोलते हैं, ये लीजिए यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ K इनवर्स 1 PA इज इक्वल टू K2। तो उस कंडीशन पर जो मेरा रेट कांस्टेंट आता है वो क्या है आपका, तो ये वैल्यू है आपका K इनफाइनाइट 1 बटे में 2। क्लियर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट, यूनिमॉलिक्यूलर रेट कांस्टेंट और उसका जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ आता है उसकी बात। अब एक्चुअली
इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपके प्रीवियस ईयर जो आपके नेट और गेट के पेपर हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। अभी भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस प्रॉपरली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा आपको 2013 जो जून में आपका बी पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर वो पूछा था कि इन लिंडेमान मैकेनिज्म द ऑर्डर ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एट लो कंसंट्रेशन लिमिट, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने उस रिएक्शंस के लिए ऑर्डर पूछ लिया था, ठीक है। चलिए, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, इसी कॉन्सेप्ट से बनता। आपका क्वेश्चन आया हुआ है जून 13 बी पार्ट। उस क्वेश्चन में पूछा गया है इन लिंडेमान मैकेनिज्म द ऑर्डर ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एट लो कंसंट्रेशन लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट क्या करता है, दो तरीके से अप्रोच करेगा। एक, आपको पता है रेट बराबर क्या होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, K1 K2 PA का स्क्वायर बटे में K इनवर्स 1 PA प्लस K2। और आप एक ये भी रट के जाते हैं K यूनि इज इक्वल टू K1 K2 PA अपॉन K इनवर्स 1 PA प्लस K2। कई बच्चा क्या करता है, उसको यहाँ से सॉल्व करेगा और जब यहाँ से सॉल्व करेगा तो क्या निकालेगा वो आंसर। तो आपको पता है लो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बोला है, मतलब आप तुरंत क्या जान जाएंगे, PA इज लेजर देन K2। तो ये वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, K2 से K2 कैंसल। तो आपका K यूनि जो है आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका K1 PA। ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या आंसर निकल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन ए था आपका 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2। ऐसे आपके क्वेश्चन आपके मेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस रेट कांस्टेंट से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि कभी भी जो आपका रेट लॉ ऑर्डर को रिएक्शन के रेट लॉ वाला एक्सप्रेशन बताएगा कि रेट कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन बताएगा। तो आपको बोलेंगे कि सर उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको तो वो रेट लॉ वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपका एक्सप्लेन करेगा। तो ये वाला आपका अप्रोच बिल्कुल भी गलत है, आपको यहाँ से सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन एक्चुअली पूछा इसीलिए गया था कि यहाँ पर बच्चे दोनों तरह से क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो हमको एक्चुअली वो लो कंसंट्रेशन वाला आपका कहाँ अप्लाई करना था, यहाँ पर अप्लाई करना था। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन मतलब K इनवर्स 1 PA इज लेजर देन K2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला टर्म आपका रिप्लेस हो जाए, सॉरी एलिमिनेट हो जाएगा, K2 से K2 कैंसल। तो इस कंडीशन के लिए रेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K1 PA का स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या था सही, ये वाला। तो ये था आपका राइट अप्रोच, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था, ना कि इस एक्सप्रेशन से। क्लियर है, ठीक है। आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, ठीक है, जो आसानी से आप इस लेक्चर के बाद सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।